हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्या और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी मैं पढ़ाया हूँ फंडामेंटल का टोटल 26 क्लास हुआ है। तो जितना भी मैं पढ़ाया हूँ सारा का सारा इस एक घंटे में टोटल का टोटल बैकअप कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, एकदम आराम से कहीं भी बैठ जाइए, अच्छी जगह पर बैठ जाइए और पूरे वीडियो एकदम ध्यान से आप चुपचाप सुन लीजिए। क्या है कि टोटल 26 रोज़ का क्लास केवल एक दिन में 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूँ। यानी कि ये क्या होने वाला है, टोटल का टोटल मान लीजिए आप ऐसा कि बारूद क्लास होने वाला है। यानी कि 1 घंटे में टोटल का टोटल जितना भी मैं फंडामेंटल पढ़ा हूँ सारा का सारा बैकअप देने वाला हूँ। यानी कि आपको कभी भी, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवेज का, यानी कि आप ऐसा समझिए किसी भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में पूरे के पूरे जितना भी कंप्यूटर फंडामेंटल का यानी कि जीके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारे के सारे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो फिर चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर के बारे में मैंने डिफिनेशन बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है और सार्वभौमिक मशीन होती है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो शब्द होता है वो किस शब्द से लिया गया है, तो कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका जो अर्थ होता है वो होता है कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो हिंदी नेम होता है वो संगणन होता है, हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बड़ी बड़ी डेटा पे काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं ना। इसके अलावा भी हम लोग कई सारे कामों कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे एक्टिविटी को हम लोग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आपसे कभी पूछा जाए कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है या फिर कंप्यूटर का आविष्कारक किसको कहा जाता है, तो आपको सीधा कहना है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सबसे पहला जो एग्जांपल है वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पैमटॉप है, मोबाइल फोन है। ये सारा का सारा कंप्यूटर का एग्जांपल है। टैबलेट हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, है ना। उसके बाद में कैलकुलेटर हो गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो C4 होता है कॉमनली, O4 होता है ऑपरेटेड, M4 होता है मशीन, P4 होता है पार्टिकुलर, U4 होता है यूज्ड फॉर, T4 होता है टेक्नोलॉजी। और देखिए कभी कभी T4 टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर कहीं कहीं पे आपको ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों बात एक ही हुआ, है ना। टेक्नोलॉजी कहिए या फिर आप ट्रेड कहिए। ठीक है, उसके बाद में E4 होता है एजुकेशन एंड R4 होता है रिसर्च, यानी कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर, यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको सीधा कहना है कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा जो होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन आपसे कभी भी डिटेल में पूछा जाए तो आपको सीधा कहना है कि कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मेनली बात की जाए कि कंप्यूटर मेनली 3 ही प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, डिटेल में कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका वर्क के आधार पर यानी कि काम के आधार पर, दूसरा साइज के आधार पर, तीसरा उद्देश्य यानी कि पर्पज के आधार पर। तो वर्क के आधार पर सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। यानी कि काम के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। साइज के आधार पर बात कीजिएगा तो साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर और तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में अगर आप पर्पज यानी कि उद्देश्य के आधार पे बात कीजिएगा तो उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि ये वर्क के आधार पर कंप्यूटर कौन होते हैं, डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, साइज के आधार पर ये चारों जो मैंने आपको बताया ये क्या होता है ना, या फिर उद्देश्य के आधार पर देखिएगा तो ये 2 कंप्यूटर होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये क्या है कि पूरा बैकअप है, यानी कि टोटल इससे पहले 25 से 26 क्लास हुआ होगा, है ना, उन सारे क्लास का पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, टोटल का टोटल बैकअप सिर्फ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कंप्यूटर क्या होता है, ये आपका बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और बाइनरी लैंग्वेज के साथ ही वर्क करता है। यानी कि ये क्या समझता है, तो 0 या फिर 1 के फॉर्मेट को समझता है। और ये जो आपका काम करता है क्या करता है, एकदम फिक्स काम करेगा। मतलब अगर आप कैलकुलेशन, अगर आप
डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे, आपने सुना भी होगा कि टैली का काम होता है, हिसाब किताब का काम होता है। तो हिसाब किताब का जो भी काम होता है एकदम एग्जैक्ट, एकदम जो भी कैलकुलेशन होता है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट का होता है ना। मतलब 40 और 40 इस बराबर 80 होगा तो 80 बताएगा ही, ऐसा नहीं बताया कि अप्रॉक्स 80। ठीक है, कैलकुलेशन का काम मोबाइल में भी होता है, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो जो भी आप काम करें एकदम एग्जैक्ट बताएगा। कैलकुलेटर के बात कीजिएगा एग्जैक्ट बताएगा, टैबलेट कंप्यूटर एकदम एग्जैक्ट बताएगा, डिजिटल वॉच एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि 9:36 हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, मतलब ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि इसमें प्रोसेसर लगा होता है, एक लाइन में समझिए, इसमें प्रोसेसर लगा होता है और ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्मेट को समझता है। और ये जो भी काम करता है एकदम डिस्क्रीट और फिक्स डेटा, यानी कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, एकदम जो डेटा देगा, डेटा जो देगा बिल्कुल फिक्स देगा, यानी कि इतना है तो है। ठीक है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये एकदम से क्या करेगा, डिस्क्रीट डेटा नहीं देता, एकदम फिक्स डेटा नहीं देगा। देखिए डिस्क्रीट फिक्स का मतलब क्या होगा कि 40 + 40 बराबर 80, एकदम 80 तो 80। लेकिन ये क्या करेगा, 80 नहीं बताएगा। अगर 40 + 40 कीजिएगा तो इसमें क्या बताएगा कि इसमें आपका एक्यूरेट नहीं बताएगा, अप्रोक्स बता देगा कि अप्रोक्स 80, यानी कि 80 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, या फिर 79 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है ना। तो ये क्या करता है, फिक्स डेटा नहीं देता है। यानी कि सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, मोबाइल फोन नेटवर्क टावर। अगर आपके फोन में किसी भी चीज़ का सिम लगा है तो अगर आप इंटरनेट को ऑन करेंगे तो बताएगा 2.5 KB है ना, उसके बाद MB बताएगा, उसके बाद में 14 MB 15 MB है ना, ऐसे कुछ बढ़ता हुआ बताएगा। तो ये क्या करेगा, तो ये एकदम फिक्स डेटा नहीं देगा, ये थोड़ा सा अप्रोक्स बताएगा। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था, थर्मामीटर है ना। तो थर्मामीटर जो होता है, देखिए डिजिटल का बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये वाला, यानी कि ऐसा जो इस टाइप का होता है ना, एनालॉग वाला। तो एनालॉग जो थर्मामीटर होगा इसमें अगर आप टेम्परेचर को चेक करेंगे तो एकदम करेक्ट नहीं बताएगा, एकदम एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं बताएगा। इसमें बताया था कि 98.2 या 3 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ बताएगा। स्पीडोमीटर, अगर आप गाड़ी देखे होंगे तो जो गाड़ी होता है तो उसमें कुछ इस टाइप का स्पीडोमीटर होता है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, स्पीड को बताया जाता है कि 60 और 80 के बीच में, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएगा। 60 और 80 के बीच में 81 भी हो सकता है, ये 60 और 80 के बीच में 82, ये क्या बोला जाता है, 72 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। थोड़ा मोड़ा इधर से उधर आपका फिक्स नहीं रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। लेकिन अगर बहुत सारे बाइक ऐसा है कि अभी आजकल क्या है कि बहुत सारे बाइक ऐसे आ चुके हैं जिसमें आपको जो मिलेगा डिजिटल मीटर मिलेगा। क्या मीटर मिलेगा, तो डिजिटल, उसमें एकदम एग्जैक्ट बताएगा। एग्जैक्ट क्या बताएगा, 80 है तो 80, 82 है तो 82, 85 है तो 85, एकदम एग्जैक्ट स्पीड बताएगा। यानी कि कांटा में क्या होता है कि इस वाले में एग्जैक्ट नहीं बताएगा, यानी कांटा तो आपका इधर से उधर आपका हल्का सा इधर से उधर होता रहेगा, कभी स्पीड होगा कभी स्लो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फिक्स नहीं बताएगा, बस अप्रोक्स बता देगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि डेटा को एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया जाता, बस उसके आसपास बताया जाता है। ठीक है, अप्रोक्स बताया जाता है, लगभग बताया जाता है। एनालॉग क्लॉक, यानी कि इस टाइप के जो घड़ी होते हैं इसमें भी एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है। लेकिन ये जो आपका घड़ी है ये वाला, ये है डिजिटल वॉच, इसमें एग्जैक्ट बताएगा 9:36 हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं थोड़ा सा माइक्रो सेकंड इधर से उधर आपको बताया जाएगा। एनालॉग वोल्ट मीटर है ना, ये भी अगर आप देखेंगे जिसे इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि इससे वोल्ट को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो इसमें भी एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि एक ऐसा कंप्यूटर जो एग्जैक्ट पॉइंट दे दे, एग्जैक्ट जो एकदम क्या करे, एकदम करेक्ट डेटा दे दे। ठीक है, एकदम फिक्स डेटा दे दे, वो हो जाएगा डिजिटल। जो कंप्यूटर फिक्स डेटा नहीं देगा, अप्रोक्स बताएगा, वो होता है क्या चीज़, तो वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिटल और एनालॉग, जो पहले पढ़ाया था ना ये वाला, जो डिजिटल प्लस में एनालॉग दोनों से मिलकर बनता है, दोनों से मिलकर बनता है, इस कंप्यूटर को समझिएगा। ये क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो क्या करता है कि डिजिटल और एनालॉग, ठीक है, दोनों से मिलकर बनता है, उसको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसका एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। जैसे कि ECG मशीन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। ECG मशीन क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट के धड़कन पे कुछ डिवाइस लगाते हैं और उसके हार्ट बीट का जो भी होता है उस पर लगाते हैं, और वो क्या करता है कि इस डिजिटल वाले पार्ट पे क्या होता है कि दिखाया जाता है। देखिए जो डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट के जो धड़कन पे जो डिवाइस लगाते हैं वो तो हो गया एनालॉग वाला, यानी कि वो एनालॉग वाला पार्ट होगा। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये होता है डिजिटल वाला पार्ट। दोनों से मिलकर जो काम किया वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, यानी कि आप अपने सिस्टम में, आप अपने कंप्यूटर में क्या देखते हैं कि आज, या फिर आप अपने मोबाइल पे SMS देखते हैं कि आज इस जिले में इस जगह पे इतने की स्पीड में हवा चलने वाली है, या फिर इतने धूप होने वाली है, या फिर इतना आपका
जो है ना इतना मौसम का पूरा डिटेल देखते हैं, वर्षा होने वाली है, धूप निकलने वाली है, फिर टेम्परेचर इतना होने वाली है। तो जो चेक जो किया जाता है वो किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर से। किस कंप्यूटर से? एनालॉग से। लेकिन एनालॉग तो चेक करते हैं, लेकिन उसको दिखाने के लिए यूज होता है किसी न किसी इस वाले ऐसा कुछ कंप्यूटर होता है, ऐसा कुछ डिवाइस होता है जिसपे दिखाया जाता है। तो मतलब जो दोनों से मिलकर बना वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रोबोट, यानी कि रोबोट जो होता है गाड़ी वगैरह का असेंबली करता है ना, गाड़ी का जो असेंबलिंग होता है, जो गाड़ी को बनाया जाता है, इस टाइप के कंप्यूटर से बनाया जाता है। ये क्या करता है? चीज़ों को पहले फील करता है, फील जो करेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनालॉग वाला पार्ट, सॉरी डिजिटल वाला पार्ट। उस चीज़ को बना देगा वो हो जाएगा एनालॉग वाला पार्ट। जो दोनों से मिलकर बना वो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद मैंने एग्जांपल बताया था एमआरआई मशीन, यानी कि अगर आप एमआरआई मशीन में जाएंगे तो एमआरआई जो वहाँ पे जहाँ भी होता है, जिस हॉस्पिटल में होता है, तो एमआरआई मशीन क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी प्रोसेसर नहीं होता है, डेटा को फिक्स भी नहीं रहता है, ठीक है। ये तो हो गया एनालॉग वाला पार्ट। लेकिन इसी के जस्ट पीछे या फिर अगल बगल में कहीं पे एक पैनल टाइप का लगा होता है, ठीक है, डिस्प्ले टाइप का, जहाँ पे एकदम चीज़ों को एक्यूरेट दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये अकेला तो काम करेगा नहीं, तो इसके लिए डिस्प्ले को भी लगाया जाता है। तो जो दोनों से मिलकर बनता है उसी को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो आपका एमआरआई मशीन हुआ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, एक लाइन में समझिए कि हाइब्रिड कंप्यूटर ये होता है। देखिए हाइब्रिडेशन के बात कीजिएगा तो हाइब्रिड आजकल आप सुने भी होंगे कि तो जो बहुत सारे सब्जी ऐसे आते हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं, यानी कि जो दो चीज़ों को मिलकर बनाया जाता है, मतलब दो ऐसे सब्जी को मिलाकर बनाया जाता है वो हो जाता है हाइब्रिड। कई सारे फल आपको मिलेगा, जो मिलेगा आपको हाइब्रिड, ठीक है। मतलब दो अलग अलग फल को कंबाइन करके बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है हाइब्रिड। तो मतलब जो दोनों से मिलकर बना है उसी को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़? तो मैंने ये बता दिया कि वर्क के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार, सबसे पहला डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल वो जिसमें प्रोसेसर लगा होता है जो डेटा को फिक्स बताएगा। एनालॉग क्या होता है? जिसमें प्रोसेसर नहीं होता है, जो डेटा को फिक्स नहीं बताएगा, लगभग बताएगा। और हाइब्रिड क्या होता है? जो दोनों से मिलकर बनता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़? तो साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते थे? साइज के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, और तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर होते क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि जो सबसे छोटे लेवल के कंप्यूटर होते हैं, जो आम पब्लिक यूज करता है, जो छोटे मोटे ऑफिस में यूज होते हैं, इसी को बोला जाता है पीसी, इसी को बोला जाता है। यानी कि जितने भी आप डेस्कटॉप की बात कीजिए, जितने भी लैपटॉप की बात कीजिए, जितने भी पैमटॉप की बात कीजिए, मोबाइल फोन की बात कीजिए, ये सारा का सारा कंप्यूटर किस कैटेगरी में आता है? तो ये आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में, ठीक है। देखिए चीज़ों को मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने 25 से 26 वीडियो में डेडिकेट हर एक टॉपिक के बारे में डेडिकेट वीडियो डाल दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे चेक कीजिए, देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं हर एक पॉइंट को डेडिकेट एकदम तोड़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तोड़ के मैं बता दिया हूँ। और इसमें मेरा एक ही मोटो है, मेरा एक ही गोल है कि मैं आपको जो भी बताऊँ एकदम करेक्ट चीज़ बताऊँ, जो भी एकदम फिक्स चीज़ बताऊँ, और जो भी कराऊँ वो बैकअप पूरा का पूरा 100% बैकअप करा दूँ, ताकि जितना दिन मैं 25 से 26 रोज पढ़ाया हूँ सारा का सारा निचोड़ आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वही चीज़ जो आम पब्लिक यूज करते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है? तो पीसी। देखिए माइक्रो कंप्यूटर को ही पीसी का नाम दिया जाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं जो आम पब्लिक यूज करते हैं, ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही पीसी बोला जाता है। अब पीसी किसको कहा जाता है? पीसी क्या होता है? पीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, उसको बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि अगर आप इस वाले कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप अकेला गेम खेलेंगे, अगर कोई और व्यक्ति आ जाएंगे वो बोलेंगे क्या चीज़ कि हमें थोड़ा सा ऑफिस का वर्क करना है, तो वो नहीं कर सकते। या तो आप गेम खेलेंगे, नहीं तो वो व्यक्ति क्या करेंगे? अपना ऑफिस का वर्क करेंगे। एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, लेकिन अलग अलग समय में कई सारे व्यक्ति यूज कर सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद कीजिएगा तो कोई एक ही व्यक्ति यूज करे, वैसे कंप्यूटर को बोला जाता है पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है ये वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आपके पर्सनल कंप्यूटर कैटेगरी में आता है। उसके बाद में लैपटॉप कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो ये भी आपका पर्सनल कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। आप एक लाइन में समझिए कि एक ऐसा कंप्यूटर जो एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, उसको बोला जाता है क्या चीज़? तो उसको बोला जाता है पर्सनल
कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैमटब कंप्यूटर। तो पैमटब कंप्यूटर भी एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये भी आपका आ जाता है किस कैटेगरी में, तो पीसी के कैटेगरी में। उसके बाद नोटबुक कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो वही सेम काम, क्योंकि सेम बात होगा कि एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। क्रोमबुक कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकते हैं। टैबलेट की भी बात कीजिएगा तो अगर आपके पास कोई टैबलेट है, टैबलेट कंप्यूटर यानी कि टैब है, तो आप चाहेंगे कि मुझे ऑफिस का वर्क करना है तो या तो आप ही ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो बोलेगा थोड़ा चलाओ मुझे वीडियो देखना है, तो वो नहीं देख सकता है। यानी कि एक समय में कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, उसको बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़, तो यानी कि ये चीज़ देख लिए कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर में ही पीसी आ जाता है। ठीक है, पीसी का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर में क्या आ जाता है, तो लैपटॉप आ जाता है, पैमटॉप आ जाता है, मोबाइल फोन आ जाता है ना। इसके बाद क्रोमबुक आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है ना, नोटबुक आ जाता है। ये सारा का सारा क्या चीज़ में, तो माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर का यूज क्या होता है, तो मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक समय में क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति यूज कर सकता है। यानी कि एक समय में 2 व्यक्ति यूज कर सकता है, 3 व्यक्ति यूज कर सकता है, 4 व्यक्ति, मतलब एक से अधिक व्यक्ति यूज कर सकता है। तो इसको बोला जाता है कौन सा कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर। तो इसका यूज होता कहाँ पे है, तो इसका ज़्यादातर जो यूज होता है कहाँ पे होता है, तो वो होता है रेलवे या फिर एयरपोर्ट पे। ठीक है, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर इसका ज़्यादातर यूज होता है। देखिए देखने में आपका सेम जैसा डेस्कटॉप कंप्यूटर तो वैसा ही होता है, लेकिन उसके बैकएंड में क्या होता है, उसके पीछे में क्या होता है कि ये सभी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है कि अलग अलग बड़े बड़े सीपीयू को लगाया जाता है। तो ये क्या समझे कि एक समय में बहुत सारे व्यक्ति यूज कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है मिनी कंप्यूटर। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर बता दिया। उसके बाद में थर्ड है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी यूज करते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी हो गया, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हो गया, तो वो यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था कि अगर मान लेते कोई IRCTC वेबसाइट है, तो IRCTC क्या है कि ट्रेन का सारा स्टेटस को चेक किया जाता है कि कौन से ट्रेन कितने बजे आने वाले, किस प्लेटफॉर्म पर आने वाले, कितना टिकट कन्फर्म हुआ है, कितना टिकट वेटिंग में है ना, किस व्यक्ति का कौन सा सीट है, ये सारा का सारा एनालिसिस किया जाता है किस कंप्यूटर से, तो ये किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। उसी के बाद मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल क्या चीज़, तो अगर आप फेसबुक का बात कीजिएगा तो उसमें भी बहुत सारा डेटा रहता है ना, बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं जो कि एक समय में बहुत सारे व्यक्ति यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये जो आप मेन फ्रेम देख रहे हैं, इससे और इससे इसका शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो ताकत होता है, इसका जो काम करने की जो क्षमता होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे क्या होता है, कम होता है। अब नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि जो सुपर कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो ये जो होता है सबसे हेवी लेवल का कंप्यूटर होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सीपीयू को लगाया जाता है। ये जो कंप्यूटर देख रहे हैं सुपर कंप्यूटर, अब इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज बड़ी बड़ी खोज करने के लिए होता है। इसका यूज ज़्यादातर डॉक्टर लोग करते हैं, ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग करते हैं या फिर इंजीनियर लोग करते हैं। यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष का पता लगाना है, यानी कि ऐसा पता लगाना है जो कि अंतरिक्ष का पता लगाना है, जैसे कि आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि आज फलाने जगह पे बारिश होने की संभावना है, तो ये किससे पता लगाया जाता है, तो ये जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, बड़ी बड़ी एक्शन वाली मूवी जो बनते हैं वो भी इसी कंप्यूटर से बनाए जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी रिसर्च की बात हो गया, बड़ी बड़ी खोज की बात हो गया, है ना, तो वो जो किया जाता है वो किया जाता है सुपर कंप्यूटर से। या फिर आप कोविड की बात कीजिएगा तो कोविड में जो वैक्सीन का जो खोज हुआ था वो इसी कंप्यूटर से हुआ था। तो आप ऐसे समझिए कि ये आम पब्लिक यूज नहीं करती, कौन सा यूज करते हैं, तो ये साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, डॉक्टर लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े ये इंजीनियर लोग यूज करते हैं किसी भी बड़ी खोज के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़, तो ये तो कंप्लीट करा दिया कि काम करने के आधार पर कंप्यूटर, ये भी कंप्लीट करा दिया। साइज के आधार पे 4 कंप्यूटर होते हैं, ये भी क्लियर करा दिया। उसके बाद में पर्पज के आधार पे कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर और सेकंड होता है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। यानी कि जनरल पर्पज कंप्यूटर वो होता है जो एक ऐसा कंप्यूटर, देखिए एक ऐसा कंप्यूटर जो कई सारे कामों किया जाता है, यानी कि जनरल काम को कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं, चाहे तो गेम भी खेल सकते हैं, है ना, चाहे तो आप किसी ऑनलाइन का वर्क भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, वॉच वीडियो, है ना, चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, मतलब बहुत सारे कामों को आप एक ही कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में पॉसिबल है ना। लैपटॉप की बात कीजिएगा तो इसमें भी आप गेम भी खेल सकते हैं, ऑनलाइन इसका वर्क कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, बहुत सारा MS वर्ड पे काम कर सकते हैं, एक्सेल पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं। टैबलेट की बात कीजिए सेम काम है ना। स्मार्टफोन में भी आप कॉलिंग का काम कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे कामों को आप एक डिवाइस में कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें कई सारे कामों को एक ही कंप्यूटर में किया जाता है, वो
आ जाता है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंप्यूटर आते हैं जो कि एक उसमें केवल और केवल एक ही काम को करना पॉसिबल होता है, जैसे कि स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। ये जो क्या होता है, यानी कि ये पर्पज़ के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। जनरल पर्पज़ यानी कि इसमें कई सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें केवल और केवल आप एक ही काम को कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था कि जैसे कि एटीएम मशीन होगा, तो एटीएम मशीन में आप ऐसा नहीं कि इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं कि आप वीडियो नहीं देख सकते, या फिर आप ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी को ईमेल नहीं भेज सकते। जी नहीं, आप केवल और केवल पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, पैसा का ये कहीं पे ट्रांसफ़र करना वो कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, छोटी मोटी काम को, यानी कि पैसा से रिलेटेड जो भी काम होगा वो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में वॉशिंग मशीन का मैंने एग्जांपल बताया था, वॉशिंग मशीन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि वॉशिंग मशीन में आप ऐसा नहीं है कि आप अपना वॉशिंग मशीन में कंप्यूटर को, है ना, कंप्यूटर ये गाना सुन सकते हैं, है ना, फिल्म देख सकते हैं, तो नहीं, है ना, इस केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपना वॉशिंग मशीन में कपड़ा को वॉश कर सकते हैं। एमआरआई स्कैनर हो गया, तो इसमें केवल केवल बॉडी को स्कैन किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम हो गया, ये क्या करता है, तो केवल और केवल ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, कब ग्रीन लाइट देना है, कब येलो लाइट देना है, कब रेड लाइट देना है, तो ये सारा का सारा कंट्रोल करता है ट्रैफिक। मिसाइल गाइडेंस कंप्यूटर होता है ना, ये मिसाइल गाइडेंस कंप्यूटर, ये भी क्या होता है कि मिसाइल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये भी मैंने बताया था, यानी कि आप ऐसे समझिए कि स्पेशल कंप्यूटर क्या होता है। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में कई सारे कामों को एक ही कंप्यूटर में किया जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, बस केवल और केवल स्पेशल कामों को ही आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको क्या चीज़ पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि डेस्कटॉप के प्रकार, यानी कि डेस्कटॉप क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया कि डेस्कटॉप क्या होता है, कि आपसे कभी पूछा जाए डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। जो इस टाइप के कंप्यूटर होता है ना, बहुत सारे ऑफिस में लगा होता है, ठीक है, जिसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो ये जो कंप्यूटर होता है वो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। और डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एक साधारण सा डेस्क के ऊपर रख के चलाया जाता है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, आपसे कभी पूछा है, बताइए डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपको सीधा बताना है कि मेनली जो होते हैं वो 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा माउस, और चौथा कीबोर्ड, और 5वां यूपीएस। मेनली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे आपको बताया जाएगा कि 12 पार्ट्स होते हैं, कहीं बताया जाएगा 13 पार्ट्स होते हैं, कहीं बताया जाएगा 10 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मेनली की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो भी आपको मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माना जाता है क्या चीज़ को, मेनली को माना जाता है। मेनली क्या होता है, तो 5 पार्ट होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड, और ये माउस, कीबोर्ड और यूपीएस। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर क्या होता है, तो चलिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि आगे तो देखने वाले हैं कि मॉनिटर क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एडीसी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री में यहाँ से इस चैनल से कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि एडीसी कोर्स करना चाहते हैं, और यहीं से अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है। पूरे एडीसी का प्लेलिस्ट बन गया, जाइए चैनल पर चेक कीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको भी मिल जाएगा, और फुल कोर्स का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाइए चेक कीजिए। अब सवाल आता है कि इस कोर्स से अब सवाल आता है कि इस चैनल से कंप्यूटर कोर्स करने का बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको बुक प्रोवाइड करा देता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरी चीज़ कि इसमें इस चैनल पर मैं जो भी पढ़ाता हूं, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मेरा जो चलता है वो ऑफलाइन खुद का कंप्यूटर क्लास चलता है, ठीक है, ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास चलता है। तो मुझे पता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, आजकल जितने भी कंपनी है, कंपनी में क्या डिमांड चल रहा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चा यहाँ से अगर कंप्यूटर क्लास कर लेता है, एडीसी कोर्स कर लेता है, तो क्या क्या कर सकते हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं जो भी पढ़ाता हूँ रियल कंपनी के प्रोजेक्ट वर्क के साथ पढ़ाता हूँ, यानी कि रियल कंपनी के डेटा के साथ आपसे काम करवाता हूँ। डेटा आपको देता हूँ, आप डाउनलोड करते हैं, आप वहाँ से काम करते हैं, ठीक है। ताकि इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ से कोर्स कर लेते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। तो आप कहीं पे जितने भी पेपर वर्क होते हैं वो सारा का सारा आप इजी वे में संभाल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आप पेपर वर्क संभाल सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर डेटा एंट्री का वर्क करना है तो वो भी आप आराम से संभाल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे डेटा एनालिसिस का वर्क करना है, यानी कि बिगनर लेवल का जो भी डेटा एनालिसिस का वर्क होता है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बड़े से बड़े ये डिजाइनिंग, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो होता है, यानी कि जो काम करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन, यानी कि अगर आप इसको प्रोजेक्ट वर्क कर लेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बिलिंग का जितना भी वर्क होता है आप आराम से कर सकते हैं। जीएसटी का टोटल वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट और ईमेल का यूज़ करके ऑनलाइन वर्क को कैसे करना वो सारा का सारा इसमें बताता हूँ। डीटीपी, यानी कि डीटीपी में क्या
क्या होता है कि अगर आप डीटीपी कोर्स आप यहाँ से कर लेते हैं और जो मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ उस प्रोजेक्ट को अगर आप देख लेते हैं, डाउनलोड करके उस पर काम कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पहले आप ये समझिए। तो आप किसी भी बड़े से बड़े OTT प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया है ना, अमेजन प्राइम हो गया है ना, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी न्यूज़ एजेंसी के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर का ये डिमांड होता है वहाँ पे भी आप आराम से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा बेनिफिट मिल जाता है। इसमें क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी कराता हूँ वो रियल कंपनी के प्रोजेक्ट वर्क के साथ कराता हूँ, ताकि आपको एकदम रियल लगता है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे वर्क करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने कहीं ना कहीं रियल कंपनी का प्रोजेक्ट वर्क के साथ काम किया तो मैं कर लूँगा। यानी कि मेरा एक ही मोटो रहता है ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास का तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑनलाइन क्लास के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास में मेरा एक ही मोटो होता है, मैं बच्चों को जो भी पढ़ाता हूँ 100% प्रैक्टिकल होता है। वो अगर क्लास कर ले तो कहीं से भी उसको 1% का मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी भी कंपनी में जाओ तो मुझे 1% का भी डाउट हो कि भाई ये काम मुझसे कैसे होगा, है ना, ऐसा फीलिंग कभी नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा का सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है किस पे? तो यहाँ से कंप्यूटर क्लास करने से, यानी कि यहाँ से एडीसी कोर्स कंप्लीट करने का। और लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, देखिए इतने सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, चाहे आप नोट की बात कीजिए, चाहे आप प्रोजेक्ट वर्क की बात कीजिए, है ना। प्रोजेक्ट वर्क देखा जाए तो आजकल यूट्यूब पर कोई नहीं प्रोवाइड करवाता है। आप सीधा से ऐसे समझो ना कि कोई आज तक जो रियल कंपनी का डेटा पे काम ही नहीं किया है, उसके पास रियल कंपनी का प्रोजेक्ट ही नहीं आया है, वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, वो क्या चीज़ों को बताएगा? बस वही चीज़ बताएगा जो ऐसे ही कहीं से मिल गया, बस ऐसे ही चीज़ों को, है ना, बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रियल कंपनी का जो भी चीज़ बताता हूँ एकदम रियल चीज़ बताता हूँ, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इतने सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, है ना। और अगर आपके मन में कहीं से कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी पूछताछ करना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट देता हूँ सभी को डाउनलोड कीजिए और उस पर एकदम अच्छे से वर्क कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? मॉनिटर। यानी कि मॉनिटर क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर क्या होता है? देखिए मॉनिटर कुछ नहीं होता, बस मॉनिटर क्या करता है कि डिस्प्ले देने का काम करता है। इसके पास कुछ नहीं है, बस ये डिस्प्ले देने का काम करता है। यानी कि आपका जो मान लेते हैं कि क्या होता है, तो मान लेते हैं आईना, यानी कि आईना क्या करता है? बस डिस्प्ले देने का काम करता है। आईना को जो दिखाएगा वही, या आईना के सामने जो रखिएगा वही चीज़ को दिखाएगा, है ना। तो ये क्या करता है? बस एक आईना के समान है, यानी कैसे समझिए कि ये डिस्प्ले देने का काम करता है। तो डिस्प्ले देने का काम करता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो भी चल रहा हो तो उसको दिखाने का काम करता है ये मॉनिटर। अब बात करते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर हो गया, LCD मॉनिटर हो गया, LED मॉनिटर हो गया। आपको कभी भी नहीं कहना है कि मॉनिटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं। जी नहीं, मॉनिटर जो होते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आजकल OLED मॉनिटर आ चुका है ना। तो मार्केट में टेक्नोलॉजी है, हमेशा अपडेट आता रहता है, तो इसका कोई ये दायरा नहीं कि 2 प्रकार का या फिर 3 प्रकार का होता है। जी नहीं, मॉनिटर आपका कई प्रकार के होता है। CRT मॉनिटर हो गया, LCD मॉनिटर हो गया या फिर LED मॉनिटर हो गया। जैसे कि CRT की बात कीजिएगा तो ये रहा आपका CRT मॉनिटर, जो कि सबसे पुराना टेक्नोलॉजी था। उसके बाद अपडेट हो गया LCD मॉनिटर, उसके बाद अपडेट हो गया LED मॉनिटर। लेकिन आजकल चल रहा है क्या चीज़, तो OLED आ गया। इसी में भी कई सारे प्रकार के वैरायटी का आपको मिल जाएगा, जैसा आप लेना चाहते हैं वैसा मॉनिटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला चीज़ मैंने आपको बताया था CPU, यानी कि समझिएगा क्या चीज़, तो यहाँ पे समझिएगा क्या चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे डेस्कटॉप कंप्यूटर के पार्ट्स, यानी कि सबसे पहला पार्ट देख लिए मॉनिटर। अब CPU देखिए, ये जो आपको डब्बा जो कहीं पे दिखेगा ना, तो इसको CPU नहीं बोला जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी के नाम से जानते हैं कि CPU होता है। अगर आप इसके बारे में अगर डिटेल में जाना चाहते हो, डेडिकेट वीडियो बन चुका है, जाइएगा चेक कर लीजिएगा कि क्या बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअल में इसको बोला जाता है, शॉर्ट में बता देता हूँ, एक्चुअल में इसको बोला जाता है कैबिनेट। क्या बोला जाता है? कैबिनेट बोला जाता है। अब कैबिनेट के अंदर क्या होता है कि इसी के अंदर छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि रोम हो गया, रैम हो गया, SMPS, बहुत सारी चीज़ होता है। तो इसी के अंतर्गत जो सबसे जो पहला चीज़ होता है वो होता है CPU लगा होता है। तो CPU में क्या होगा, तो CPU के यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे CPU के बारे में कह रहा है। तो CPU क्या होता है, तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या होता है कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, तो CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि कैबिनेट के अंदर छोटा सा इस टाइप का चिप मिलेगा, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यानी कि कंप्यूटर पर हम जो भी काम करेंगे, जो भी काम करते हैं वो कहाँ पर होता है, वो कंप्यूटर के ब्रेन CPU होता है। लेकिन CPU क्या करता है, यहीं से इन्फॉर्मेशन को दिखाता है डिस्प्ले पे,
ठीक है। तो ये रहा आपका CPU, जिससे हम लोग क्या कर जो भी काम करते हैं जैसे कि जो मैं ये मूव करा रहा हूँ, कर्सर को मूव करा रहा हूँ या फिर ये स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है CPU। लेकिन दिखाने का काम कौन करता है? तो दिखाने का काम आपका कंप्यूटर करता है, यानी कि डिस्प्ले। ठीक है। चलिए, सीपीयू के बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़? तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रैम, देखिए, जितने ज़्यादा जीबी का आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में जितने ज़्यादा जीबी का रैम होगा उतना फास्ट, उतना स्मूथ आपका सिस्टम काम करेगा। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है? तो ये होता है आपके कंप्यूटर के टेम्पोररी मेमोरी। क्या होता है? तो ये होता है टेम्पररी मेमोरी, यानी कि जो भी आपका काम चल रहा होता है वो कहाँ पे चल रहा होता है? वो चल रहा होता है रैम में। ठीक है। आप अपने फ़ोन में जैसे कि यूट्यूब चालू करते हैं, व्हाट्सएप चालू करते हैं, फेसबुक चालू करते हैं, इंस्टा चालू करते हैं, जितने भी चीज़ चालू करते हैं तो कहाँ पे होता है? तो वो जगह लेता है रैम से। यानी कि रैम जितना ज़्यादा जीबी होगा उतना ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ में ओपन कर सकते हैं, उतने ज़्यादा चीज़ों पर उतने ज़्यादा एप्लीकेशन आप एक बार में रन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है रैम। रैम कौन सा मेमोरी होता है? तो रैम होता है टेम्पररी। इसके बारे में मैंने एग्जांपल ही बताया था, जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हैं तो वो जो चलता है, वो जो जगह लेता है, कहाँ से जगह लेता है? वो लेता है रैम से। अगर आप अपने मोबाइल को शट डाउन कर दीजिएगा, यानी कि स्विच ऑफ कर दीजिएगा, दोबारा चालू कीजिएगा, तो वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी आप गेम खेलेंगे, ठीक है, गेम खेलते खेलते अगर आप फ़ोन को बंद कर देंगे, दोबारा चालू करेंगे तो गेम आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। इसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बिजली रहेगा तब तक वो चीज़ों को दिखाएगा, बिजली खत्म, इसका कहानी हो जाता है खत्म। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था एसटीडी, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये होता है हमारे कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी। कौन सी मेमोरी? तो परमानेंट। इसमें कोई भी फाइल, फोल्डर, कोई भी चीज़ों को इसमें स्टोर करके रखते हैं। ये होता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। तो इसमें ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? तो अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। तो ये होता है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? ये टेम्पोररी नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। ये कौन सा मेमोरी होता है? तो नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये होता है परमानेंट मेमोरी। हमारे कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी कौन होता है? तो हार्ड डिस्क। यानी कि इसमें कोई भी फाइल, फोल्डर, कोई भी डेटा तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे। यानी कि आपके फ़ोन में जो स्टोरेज होता है, जो इंटरनल जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप वीडियो रखते हैं, इमेज रखते हैं, है ना, आप जो ये फोटो क्लिक करते हैं वो सब रखते हैं, वीडियो रखते हैं, कुछ ऑडियो रखते हैं, कुछ फाइल रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं ना। तो वो जितना भी है सारे के सारे चीज़ क्या होता है कि सारा का सारा आपके फ़ोन में स्टोर होता है। उसी टाइप से हमारे कंप्यूटर में भी होता है। तो वो क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। और हार्ड डिस्क चीज़ों को तब तक रखता है जब तक आप खुद से उसको डिलीट नहीं कीजिए। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बिजली है या फिर नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या चीज़? तो एसएसडी। देखिए, एसएसडी और हार्ड डिस्क बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि दोनों क्या है कि स्टोरेज डिवाइस ही है। लेकिन ये एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है कि देखिए, बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर ये कंप्यूटर जब लेने जाएंगे या फिर ले रहे होते हैं तो उनके मन में कन्फ्यूजन होता है सर हार्ड डिस्क वाला लेना चाहिए या फिर एसएसडी वाला लेना चाहिए, है ना। तो हार्ड डिस्क आपको सस्ता मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एसएसडी लेंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो आजकल जो भी सिस्टम आ रहा है उसमें ज़्यादातर आपको मिलेगा एसएसडी। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आप एसएसडी, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप एसएसडी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएसडी लेंगे तो 10x यानी कि 10 गुना फास्ट इससे, अगर हार्ड डिस्क किसी सिस्टम में लगा हुआ है और किसी सिस्टम में एसएसडी लगा हुआ है तो इससे क्या होगा? इससे 10 गुना फास्ट ये काम करता है। क्योंकि इसमें फ्लैश मेमोरी होता है और इसमें क्या होता है? इसमें इस टाइप का एक ये लगा होता है, जितना स्पीड घूमेगा, ठीक है, जितना स्पीड घूमता है उतना डेटा को रीड एंड राइट करता है। ठीक है, रीड एंड राइट करता है। इसमें कोई भी घूमने वाला मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये क्या करता है? इसमें फ्लैश मेमोरी होता है जिससे क्या होता है? इसका जो क्षमता होता है काम करने काफ़ी फास्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट इज रोम, यानी कि रोम क्या होता है। तो रोम के बारे में मैंने बताया था कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके ये क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी? तो परमानेंट। इसमें कोई भी चीज़ ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल कंपनी के द्वारा। यानी कि अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है तो उसका अगर आप स्विच ऑफ है तो अगर आप अपने फ़ोन को बूट करेंगे यानी कि चालू करेंगे तो उसमें क्या लिखा आएगा? तो वीवो लिखा आएगा। ओप्पो का फ़ोन है तो ओप्पो लिखा आएगा। रेडमी का फ़ोन है तो रेडमी लिखा आएगा, है ना। एमआई स्वामी करके लिखा आता है ना। मोटो का फ़ोन लेंगे तो मोटरोला लिखा आएगा ना। तो वो सारा का सारा कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्या होता है कि कंपनी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप सिम का ही बात करेंगे, अगर आपके पास जियो का सिम होगा तो उसमें क्या लिखा आता है? उसमें जियो ही आएगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए जियो से एयरटेल लिखने का तो नहीं लिखा आएगा। वो कंपनी लिख के भेज दिया जाता है, कंपनी के द्वारा ही लिख के भेजा जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके इन्फॉर्मेशन को केवल और केवल रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में कोई हार्ड
हार्ड डिस्क में कोई भी फोल्डर बना के रखे हुए, उस फोल्डर में कोई भी सॉन्ग रखे हुए, तो उस सॉन्ग का नेम अगर चेंज करना चाहते तो आराम से आप रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा वीवो को अगर आप अपोज कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बस रीड कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ डिस्ट्रॉयड में नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है हमारे कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी, और ये जो कंट्रोल किया जाता है कंपनी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप डेल का लैपटॉप ले लेंगे और क्या करेंगे, मॉडिफाई वगैरह करवा लेंगे, उस पर लगा देंगे क्या चीज़, पीछे आप लगवा देंगे क्या चीज़, एप्पल का कुछ ये लेमिनेशन वगैरह करवा देंगे, तो वो क्या दिखने में तो लगेगा एप्पल, लेकिन जैसे शटडाउन जैसे ही कंप्यूटर को चालू कीजिएगा, ठीक है, ऑन कीजिएगा, तो क्या होगा, तो अगर डेल का है तो डेल ही लिखाएगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो एप्पल लिख के आएगा ही नहीं, ठीक है, वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रोम में ही डेल वाले क्या करते हैं कि चीज़ों को डाल देते हैं। तो लेकिन अगर चेंज होता तो क्या होता, तो डेल की जगह पे एप्पल लिख दिया जाता है ना। तो ये क्या होता है कि यूजर के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। इसलिए क्या है कि चीज़ों को क्या करता है कंपनी, इसको रोम में भेज देता है, ताकि जो भी बदलाव करे कंपनी ही करे, आप इसको बदलाव नहीं कर सकते। तो आपको सीधा कहना है कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, इसके इन्फॉर्मेशन को केवल और केवल हम लोग पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि SMPS, यानी कि SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS कहाँ होता है, तो आपके ये जो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट यानी कि जो CPU होता है, जो कैबिनेट होता है उसी के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका जो काम होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। इसका काम क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसका 5 काम, ये कितना काम होता है, सबसे पहले H2DC होता है, सेकेंड है ना, थर्ड काम ये होता है, फोर्थ यानी कि फिफ्थ, यानी कि टोटल 5 काम होता है। तो सबसे पहला जो काम होता है AC वाले करंट को DC में कन्वर्ट करता है। यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा बोर्ड है, यानी कि बिजली का बोर्ड है, इसमें अलग अलग क्या होता है, स्विच होता है। जैसे कि कोई फैन का स्विच हो गया, ठीक है, इस टाइप का स्विच होता है, कोई फैन का हो गया, कोई हो गया मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लाइट का ये हो गया, और यहाँ पे क्या होता है इस टाइप का होल होता है, ठीक है, ये होल होता है। तो अगर आप इसमें अगर फिंगर डालेंगे तो क्या होगा, करंट मारेगा, ठीक है ना, एकदम सा करंट मार देगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चार्जिंग लगाते हैं और यहाँ से ला के अपने फ़ोन में लगा लेते हैं। तो फ़ोन में लगाते हैं तो फ़ोन को क्यों नहीं करंट मारता है, ठीक है, उतना वोल्ट देखिए। तो ये इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट अगर इसमें ये वाला जाएगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को जला देगा। तो ये क्या करता है कि AC वाला, देखिए यहाँ पे कौन सा करंट होता है, तो यहाँ पे जो करंट होता है AC वाला करंट होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। और कंप्यूटर को कौन सा करंट चाहिए, तो कंप्यूटर को चाहिए DC करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो ये क्या करता है, तो इसका 5 काम होता है। सबसे पहला काम क्या करता है, तो AC वाले करंट को DC में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, प्रोवाइड डिफरेंस वोल्ट आउटपुट्स, यानी कि अलग अलग जगहों पे क्या करेगा, अलग अलग वोल्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। यानी कि डिस्प्ले को अगर कंप्यूटर के डिस्प्ले को अगर 3.3 वोल्ट चाहिए तो 3.3 वोल्ट पहुंचाएगा, ठीक है। रैम को अगर 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट पहुंचाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क को अगर 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट पहुंचाएगा। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वोल्ट पहुंचाने के काम करता है। उसके बाद थर्ड में क्या है कि ओवर वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट, यानी कि प्रोटेक्शन, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, या फिर शॉर्ट सर्किट यानी कि जलने के लिए भी इसका यूज होता है कि कंप्यूटर के कोई भी पार्ट को जलने नहीं देता है, यानी कि ओवर वोल्टेज से बचाता है, ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो जलाने नहीं देता है, ठीक है। मिनिमाइज हीट जनरेट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करता है, कम करता है, यानी कि ज़्यादा हीट नहीं होने देगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट पावर, यानी कि कंसिस्टेंट पावर देगा, यानी कि ना तो कम या नहीं तो ज़्यादा, यानी कि प्रॉपर वे में पावर को पहुँचाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कम ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, ये कंसिस्टेंट वे में एकदम पावर को सीधा देगा, ठीक है, जिसको जरूरत पड़ेगा उतना देगा। तो SMPS क्या करता है, तो SMPS को डायरेक्ट ये वाला करंट दीजिएगा, अगर कंप्यूटर को ये वाला करंट दीजिएगा तो कंप्यूटर जल जाएगा, ठीक है। अगर ये क्या करता है, SMPS क्या करता है, सबसे पहले AC वाला करंट को DC में कन्वर्ट करता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वोल्ट पहुंचाता है, ओवर सर्किट से ये ना ओवर वोल्ट से बचाता है, मिनिमाइज है ना, कम से कम हीट होने देता है, और उसी के साथ कंसिस्टेंट वे में काम करता है। ये कहाँ पे लगा होता है, ये लगा होता है CPU में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड क्या होता है कि मदरबोर्ड का अपना खुद का कोई भी काम नहीं होता है। ये क्या करता है, तो अलग अलग जितने भी डिवाइस होते हैं उस डिवाइस को एक जगह पे कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर इस तरह का स्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है, स्लॉट मिलेगा, कहीं पे आपको हार्ड डिस्क लगा होगा, ठीक है, कहीं पे आपको रैम मिलेगा, कहीं पे आपको ये देखना CPU यहाँ पर लगाया गया है। तो CPU यानी कि अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, अलग अलग डिवाइस को एक जगह पे कनेक्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका अपना खुद का काम कुछ नहीं होता है, अलग अलग डिवाइस को एक जगह पे कनेक्ट करवाने का काम करता है। इसको PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़, तो माउस। तो माउस क्या होता है कि हैंडलेड इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि हाथ में पकड़ने वाला एक इनपुट डिवाइस होता है, जिससे क्या होता है किसी भी कर्सर या फिर पॉइंटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, और जितने भी GUI होते हैं यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उस पर क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं,
और माउस क्या है कि एक डिवाइस है जो पॉइंटर को संचालित यानी कि पॉइंटर को चलाने का काम करता है। आपसे कभी पूछा है माउस क्या है, तो माउस क्या है कि हाथ से पकड़ने वाला एक इनपुट डिवाइस है जो जिससे हम लोग क्या करते हैं किसी भी कर्सर किसी भी पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। अब माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि माउस को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि वैसे तो मेनली जो होते हैं 2 प्रकार के माउस आपको मिलेगा, एक मिलेगा वायर्ड माउस, दूसरा होता है वायरलेस माउस। लेकिन डिटेल में अगर बात कीजिएगा तो ये क्या होता है कि कई प्रकार का मार्केट में आपको मिल जाएगा, जैसे कि वायर्ड माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, एडवांस टैगिंग माउस होगा, इसी प्रकार के कई सारे माउस मिल जाएंगे। अब है माउस के किस बटन का क्या काम होता है। इसमें बटन की बात कीजिएगा तो माउस में 3 बटन होते हैं। सबसे पहला लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक और यहाँ पे आपको स्क्रॉल मिल जाएगा। जैसे कि डिटेल में बताता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है आपका लेफ्ट क्लिक और ये रहा आपका राइट क्लिक और यहाँ पे आपको स्क्रॉल मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल आप देखिए तीनों बटन का काम क्या होता है। तीनों बटन काम मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट क्लिक से किसी भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर उसको ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक से उसके एडिशनल ऑप्शन को ओपन करना, देखिए राइट क्लिक करें तो इसके एडिशनल जो ऑप्शन है ये ओपन हो रहा है। लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि सिलेक्ट अगर करना है, जैसे कि इसको सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक से ऐसे करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी एडिशनल जो ऑप्शन होगा वो ओपन होगा। और स्क्रॉल का काम क्या होता है, तो स्क्रॉल का काम क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा, पहले स्क्रॉल का काम बताता हूँ। तो स्क्रॉल का कई सारा काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि स्मूथ स्क्रॉलिंग यानी कि स्क्रॉल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को या फिर वेब पेज को या फिर किसी भी चीज़ को स्क्रॉल करने का आप काम कर सकते हैं। या फिर आप साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। आइकन साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि इस वाले को छोटा बड़ा करना है, देखिए माउस के कर्सर को ऐसे करेंगे है ना, नीचे की तरफ करेंगे बड़ा हो जाएगा, देखिए ना बड़ा हो गया, या फिर नीचे करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो क्या करना है, तो इस माउस ये क्या नाम है इसका, स्क्रॉल से छोटा बड़ा कर सकते हैं। पेज को ऊपर नीचे देखिएगा, पेज को ऊपर करना है ऊपर हो जाएगा, नीचे करना है नीचे हो जाएगा। यानी कि इसे क्या कर सकते हैं, आइकन साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्लास में अगर आप आएंगे, उस वाले प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने माउस के किस बटन का क्या काम होता है एकदम प्रैक्टिकल वे में बताया। उसी के साथ कीबोर्ड के किस बटन यानी कि 101 से लेकर 105 कीज होते हैं। ठीक है, सभी कीज के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा यानी कि किस बटन का क्या काम होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटली देख रहे हैं तो मजबूरी है कि चीज़ों को थोड़ा फास्ट करना है, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है जिसमें आपको ये क्या किसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो टाइपराइटर के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि अगर आप इसको टाइप करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, टाइपराइटर। ठीक है, तो टाइपराइटर के अकॉर्डिंग काम करता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कीजिएगा, एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कीजिएगा तो उसमें 101 से लेकर 105 कीज मिलेंगे, यानी कि 101 से लेकर 105 आपको बटन्स मिलेंगे। कीबोर्ड का जो नाम है QWERTY यानी कि शुरुआती के 6 अक्षर के आधार पर रखा गया क्वाट्री। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्ले को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सीधा कहना है कि कीबोर्ड को कई भागों में बांटा गया है। वैसे तो बेसिकली 2 ही प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के आधार पर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2 ही प्रकार के होते हैं। मेनली की बात कीजिएगा तो 2 प्रकार के। सबसे पहला आपको मिलेगा ये वायर्ड कीबोर्ड और दूसरा मिलेगा वायरलेस, यानी कि वायर्ड कीबोर्ड दूसरा वायरलेस। लेकिन टेक्नोलॉजी के अनुसार बात कीजिएगा तो कीबोर्ड भी मार्केट में आपको कई टाइप के मिल जाएंगे, जैसे कि फुल साइज कीबोर्ड। ठीक है, टेनलेस कीबोर्ड्स यानी कि इसमें क्या होगा कि न्यूमेरिकल की आपको नहीं मिलेगा। ये वायरलेस कीबोर्ड यानी कि इसमें वायर आपको नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा वायर्ड कीबोर्ड जिसमें वायर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या चीज़, तो चलिए हाँ, अगर आप क्या चीज़, तो अगर आप कीबोर्ड के किस बटन का क्या काम होता है ये वीडियो अगर आप डेडिकेट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें चेक कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा, पूरा डेडिकेट एकदम क्लियर कर दिया किस बटन का क्या काम होता है एकदम प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें हम लोग फंडामेंटली देख रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था यूपीएस के बारे में। लास्ट क्या है, लास्ट जो है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के पार्ट की बात कीजिएगा तो सबसे लास्ट जो पार्ट होता है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ये क्या करता है, तो ये बिजली जाने के बाद कुछ सेकेंड तक बैकअप देता है। देखिए चीज़ों को समझिएगा कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, जैसे कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसमें तो आराम से 2 से 4 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा, बिजली नहीं भी रहने पर बैकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये रहा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, इस टाइप का डेस्कटॉप कंप्यूटर रहेगा तो इसमें प्रॉपर वे में क्या लगा होता है, तो कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माउस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्या चीज़,
तो यहाँ पे आपको मिल जाता है CPU, और इसी के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रैम हो जाता है, रोम हो जाता है, हार्ड डिस्क हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ इसी में रखा हुआ होता है। तो इनके हर एक पार्ट्स को तो देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ होता है जिसका नाम है UPS। ये ऑप्शनल होता है, ये आपको हर जगह पर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा। इसका नाम होता है UPS। ये जो देख रहे हैं UPS, ये क्या करता है, तो देखिए जैसे बिजली चला जाएगा तो इसका जो है तो होता है ना, इसमें कोई भी बैटरी वगैरह नहीं होता है, तो बिजली गया इसका कहानी खत्म, यानी कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो अगर आप ये लगा देते हैं, कोई ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं लेकिन डेटा पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बिजली चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, तो आप जो भी काम करेंगे वो लॉस हो जाएगा, है ना। तो आप चाहते हैं कि लॉस ना हो, तो उस केस में आपको लगाना पड़ता है क्या चीज़, तो यूपीएस क्या करता है, ये कम से कम समय के लिए कंप्यूटर को चालू रखने की अनुमति देती है। यानी कि अगर आपका बढ़िया CPU है, सॉरी बढ़िया यूपीएस है, तो कम से कम आधा घंटा का 30 मिनट का समय मिल जाता है। तो अगर आपके पास थोड़ा पुराना हो गया तो कम से कम 5 मिनट का समय तो आराम से मिल ही जाता है। तो अगर लाइट चला गया तो 5 मिनट समय है, तो आप क्या कीजिए, बस 2 सेकंड लगता है, सेव कीजिए कहानी को, जो भी आपका मैटर है मैटर को सेव कर लीजिए, बस आप लॉस होने से बच सकते हैं। तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ये क्या करता है, कम से कम समय के लिए कंप्यूटर को चालू रखने की अनुमति देती है, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर कर लिए हैं। तो हम लोग जो कवर किए हैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चले, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ समझिए, ठीक है, एकदम अच्छे समझा रहा हूँ। ये वाला देख रहे थे क्या चीज़, तो व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या है, पहला नंबर मॉनिटर, दूसरा हो गया कीबोर्ड, तीसरा माउस, चौथा कीबोर्ड और पांचवा यूपीएस। ये रहा यूपीएस, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देख लिए, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड के बारे में देख लिए, माउस के बारे में देख लिए, यूपीएस के बारे में जस्ट बताया हूँ, और सीपीयू के बारे में भी देख लिया। सीपीयू के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, एसएमपीएस हो गया, रोम हो गया, है ना, जितने भी चीज़ होता है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दिया, यानी कि कंप्यूटर के हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मैंने बताया भी था, डिटेल बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि ये क्या करता है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है कि बातचीत करवाता है। यानी कंप्यूटर को कैसे पता है कि मतलब कि मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे जा रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता है कि मैं हाफ डिस्प्ले कर रहा हूँ तो हाफ हो गया, ठीक है, अगर फुल कर रहा हूँ तो फुल हो गया, यानी कि उसको कैसे पता है कि कंप्यूटर को कैसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये कौन करवाता है, तो ये करवाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर कामों को करवाता है। अब सॉफ्टवेयर आपको दो तरह का मिल जाएगा, सबसे पहला जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप सिस्टम के बात कीजिए, कंप्यूटर के बात कीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन के बात कीजिए, तो सॉफ्टवेयर जो आपको मिलेगा दो प्रकार के मिलेगा। सबसे पहला आपको मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा मिलेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपके सिस्टम में, जो आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में पहले से जो इंस्टॉल करके मिलता है उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर आप फ़ोन लेंगे तो उसमें पहले से कॉल का एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, कॉल मिल जाएगा, उसके बाद कैलकुलेटर मिल जाएगा, मैसेज का मिल जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले से इंस्टॉल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उससे इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आपको ज़रूरत है इंस्टाग्राम का तो इंस्टाग्राम इंस्टॉल करेंगे, आपको ज़रूरत है क्या चीज़ का, फेसबुक का तो फेसबुक इंस्टॉल करेंगे, ज़रूरत है व्हाट्सएप का तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे, है ना। अगर आपके कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ नहीं है, कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कीजिएगा, टैली इंस्टॉल कीजिएगा। तो जो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग से इंस्टॉल करते हैं वो हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, और इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा, लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन की बात कीजिएगा तो आप लोग अपने फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो आप लोग अपने फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है एंड्रॉयड, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करें एंड्रॉयड, लेकिन सिस्टम की बात कीजिएगा तो सिस्टम में जो यूज होता है जिसको बोला जाता है विंडोज़, यानी कि जो देख रहे हैं ना विंडोज़ का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये क्या करवाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये बनाया गया है, ये है
ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ जो आया था सबसे पहला आपका जो वर्जन आया था 1.0 आया था जो कि 1985 में आया था, ये डिटेल में बता दिया हूँ। लेकिन अभी जो मार्केट में चल रहा है 2 चल रहा है, विंडोज़ 10 नहीं तो विंडोज़ 11। आप सुने भी होंगे विंडोज़ 7 लो या फिर विंडोज़ 10 लो या फिर विंडोज़ 11 लो। तो क्या है कि ये सब तो आजकल बहुत हटा दिया गया है, लेकिन अभी मार्केट में क्या चल रहा है विंडोज़ 10 नहीं तो 11, ठीक है। तो विंडोज़ 10 जो आया था 2015 में और विंडोज़ 11 जो आया था वो 2021 में आया था, ठीक है। तो ये रहा विंडोज़ का वर्जन जो कि मैं डिटेल में बता ही दिया हूँ। आपको फिर से दोबारा बता दूं कि अभी हम लोग डेडिकेट नहीं देख रहे, बस आपको रिवाइज करवाना, रिवीजन क्लास है, ठीक है। यानी कि टोटल 25 से 26 रोज, हाँ 25 से 26 रोज हुआ होगा, है ना। 25 से 26 रोज जो भी पढ़ाया हूँ सारा का सारा कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको रिमाइंड करा दूँ, ठीक है। तो बस डिटेल नहीं बता रहा। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट यानी कि विंडोज़ बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। जो आप विंडोज़ पे काम करेंगे उस विंडोज़ कंपनी को बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि दुनिया के सबसे बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी की बात कीजिएगा तो कंपनी का हेडक्वार्टर की बात कीजिएगा तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे ही दिया हूँ। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर की बात कीजिएगा तो ये पड़ता है आपका रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसका जो फाउंडर यानी कि स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और इस कंपनी का जो फाउंडर की बात कीजिए, 2 फाउंडर, सबसे पहला बिल गेट्स, दूसरा है पॉल एलन। और इस कंपनी का सीईओ की बात कीजिएगा यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, तो वो है सत्या नडेला, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर वो कंपोनेंट्स यानी कि वो डिवाइस जिसे हम आसानी से टच कर सकते हैं, जिसे आसानी से जिसे आसानी से देख सकते हैं, वो हो जाता है हार्डवेयर। यानी कि देखिएगा मॉनिटर क्या है, इसको छू सकते हैं, ये हार्डवेयर हो गया। ये क्या है, स्पीकर छू सकते हैं, ये माउस से छू सकते हैं, कीबोर्ड आराम से छू सकते हैं। यानी कि जो भी कंप्यूटर का इक्विपमेंट्स होता है जिससे हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे कभी पूछा जाए हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि हार्डवेयर जो होते हैं मेनली 5 प्रकार के होते हैं। पाँच हार्डवेयर के 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसेसिंग हार्डवेयर, दूसरा होता है स्टोरेज हार्डवेयर, तीसरा होता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर और चौथा होता है इनपुट हार्डवेयर और पांचवा होता है आउटपुट हार्डवेयर। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया हूं, लेकिन आपको रिमाइंड दिला देता हूं। सीपीयू प्रोसेसिंग हार्डवेयर में आता है, जीपीयू आ जाता है प्रोसेसिंग हार्डवेयर में, मदरबोर्ड आ जाता है, चिपसेट आ जाता है ना। उसके बाद में स्टोरेज हार्डवेयर की बात कीजिएगा तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हार्ड डिस्क आ जाता है यानी कि एचडीडी आ जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, मेमोरी आ जाता है, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी डीवीडी आ जाता है ना। तो हर एक चीज़ के बारे में डेडिकेट एकदम डिटेल में बता दिया हूँ। उसके बाद कम्युनिकेशन हार्डवेयर की बात कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। कम्युनिकेशन हार्डवेयर में क्या आ जाएगा, तो कम्युनिकेशन हार्डवेयर में आपका आ जाएगा ये NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी कि ये क्या होता है, इस टाइप का होता है और इसी में क्या लगा होता है, तो आप जो भी इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो वो इंटरनेट का वायर इसमें लगाना पड़ेगा, तभी आपका सिस्टम में, कंप्यूटर में या फिर ये लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में आपका इंटरनेट चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन हार्डवेयर। वाईफाई राउटर ये भी आता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर में। ब्लूटूथ एडाप्टर की बात कीजिएगा कम्युनिकेशन हार्डवेयर के कैटेगरी में आ जाता है। मॉडेम की बात कीजिएगा तो ये भी आ जाता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर कैटेगरी में। ये तो आपको पता ही है, लैन केबल जो कि कंप्यूटर में लगाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब और उसके बाद में क्या है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वो होता है, मतलब आप ऐसे समझिए कि इनपुट हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट हार्डवेयर कहिए या फिर इनपुट डिवाइस कहिए। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, यानी कि एक डायग्राम से बताता हूँ आपको, समझ जाइएगा, ठीक है। देखिएगा जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, बहुत जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होता है तो आपको पता ही है, सबसे पहले आपका ये क्या होता है, कीबोर्ड होता है, यहाँ पर आपका माउस होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपका CPU होता है, ऐसा होता है ना, इतना लंबा CPU होता है, यानी कि लिख देता हूँ CPU, ठीक है, CPU होता है। तो देखिए काम कैसे होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, यानी कि कीबोर्ड से हम लोग कुछ टाइप करते हैं, ये कहाँ जाता है, इसमें वायर लगा होता है, ये CPU तक, माउस से भी एक वायर गया होता है CPU तक, और इससे एक वायर गया होता है किसमें, हमारे डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे जो टाइप करते हो यहाँ पे नहीं जाता है, यहाँ पे तो टाइप करते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि CPU को पहले पहुँचाता है। तो CPU चीज़ों को देखेगा, समझेगा कि अच्छा ये टाइप किया है, तो ये क्या करेगा, दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा देगा। माउस से कोई भी कर्सर को इधर उधर कीजिएगा तो ये किसको पता चलता है, तो पता चलता है CPU को, अच्छा इधर करना है, तो ये डिस्प्ले पे क्या करेगा, दिखाने का काम करता है। तो आप ऐसे समझिए कि जिस इक्विपमेंट से, जिस इक्विपमेंट कहिए या फिर जिस डिवाइस से कहिए, है ना, जिस डिवाइस से, है ना, हम लोग CPU तक जानकारी को पहुंचाते हैं, वो हो जाता है क्या चीज़, वो हो जाता है इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहला माइक,
ठीक है। या फिर आप सबसे पहला एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का इतना औकात नहीं कि सारी चीज़ों को अगर ए टाइप कीजिएगा तो ए कीबोर्ड का औकात नहीं कि ए कीबोर्ड ही दिखा दो, तो ये दिखाएगा नहीं। दिखाएगा कौन? तो दिखाएगा डिस्प्ले। लेकिन डिस्प्ले का औकात है कि डायरेक्ट यहाँ से दिखा दो, जी नहीं। कीबोर्ड पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा? तो ये चला जाएगा इसमें, और यहाँ से दिखाने के लिए इस पे काम करता है। तो ऐसे समझिए कि जिस इक्विपमेंट से हम अपने सीपीयू तक जानकारी को पहुंचाते हैं वो जाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे कैमरा से पिक्चर को लेते हैं, लेकिन उसको कंप्यूटर में दिखाने के लिए कहाँ भेजते हैं? तो कंप्यूटर में दिखाने के लिए यहाँ से कैप्चर करते हैं, लेकिन इसका औकात है कि दिखा दे, चीज़ों को दिखा दे, यानी कि वीडियो बना दे, सारा चीज़ करते हैं। तो जी नहीं, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे आता है, तो ये हो जाता है आपका इनपुट डिवाइस। यानी कि माउस की बात कीजिए तो माउस से हम लोग क्या करते हैं कि सीपीयू को जानकारी देते हैं, कि सीपीयू से बोलते हैं कि ये करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। आप प्रिंटर की बात कीजिए, क्या है? ये है आपका ये स्कैनर। तो स्कैनर क्या करता है? तो स्कैनर बाहर के जानकारी को, आप ऐसे समझिए, एक लाइन में समझिए कि बाहर के जानकारी को हम लोग कंप्यूटर में जिस भी माध्यम से पहुंचाते हैं वो हो जाता है इनपुट डिवाइस। यानी कि बाहर मेरे माइंड में चल रहा है कि बी को टाइप करना है, तो कैसे टाइप करेंगे? तो बी को कीबोर्ड से टाइप करेंगे तभी तो कंप्यूटर के पास जाएगा ना। तो ये बाहर के जानकारी होगा। हम मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग कर दूँ, और रिकॉर्डिंग करूँगा तो क्या ये सुना पाएगा? ये जो आपका जो माइक लगा हुआ है क्या ये सुना पाएगा? जी नहीं, ये केवल रिकॉर्डिंग करेगा। सुनाएगा कौन? तो सुनाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल सुनाएगा, ठीक है। तो बाहर के जानकारी को कंप्यूटर तक जिस भी इक्विपमेंट से, जिस भी डिवाइस से पहुंचाएंगे वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्कैनर यानी कि आप क्या करते हैं, जैसे कि फॉर्म वगैरह डालते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने फोटो, आप अपने सिग्नेचर है ना, जो भी चीज़ होता है उसको क्या करते हैं, स्कैनर में डालते हैं, और स्कैन करके क्या करता है, कंप्यूटर तक पहुंचाता है। यानी कि बाहर, एक लाइन में समझिए कि बाहर के जानकारी को हम लोग कंप्यूटर तक जिस इक्विपमेंट से, जिस डिवाइस से पहुंचाते हैं वो डिवाइस हो जाता है इनपुट डिवाइस। अगर आपको डिटेल में समझ नहीं आया तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जाके एक बार हार्डवेयर वाले टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। एकदम डिटेल में बता दिया हूँ कि अगर आप, हाँ, 40 से 45 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर उस टॉपिक को देख लेते हैं तो लाइफ में आपको कभी भी हार्डवेयर वाले टॉपिक को कहीं भी सर्च करने की, कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो समझ में आएगा। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर में चल रहा होता है, वो हम यूजर तक कैसे आएगा। तो कंप्यूटर्स के जानकारी को हम यूजर तक जिस भी माध्यम से लेके आते हैं वो क्या हो जाता है, वो होता है आउटपुट डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर में कोई वीडियो चल रहा है, तो वीडियो चल रहा है तो इसको सुनेंगे कैसे? तो सुनेंगे हेडफोन के जरिए। तो ये हमारे तक आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर से सुनेंगे तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, ब्लूटूथ से सुनेंगे, ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। या फिर आप देखेंगे क्या चीज़, तो प्रिंटर। यानी कि कंप्यूटर में क्या है, तो कंप्यूटर में कोई फोटो आप बनाए हैं, ठीक है, फोटो को बाहर कैसे लाएगा, तो बाहर आप इस वाले प्रिंटर से लेके आएगा। तो प्रिंटर यानी कंप्यूटर के जानकारी को आप बाहर जिस भी डिवाइस से लेके आते हैं वो हो जाता है आउटपुट डिवाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, उसके बाद में आपको नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था क्या चीज़, व्हाट इज मल्टीमीडिया। यानी कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया के बारे में मैंने बताया था कि मल्टीमीडिया क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि हम अपने जानकारी को लोगों तक जिस भी, है ना, जिस भी जरिए से, जिस भी माध्यम से पहुंचाते हैं वो हो जाता है मल्टीमीडिया। तो मान लेते हैं कि हमें, मेरे मन में चल रहा है कि कुछ मैं यहाँ पे आपको लिखूँ, जैसे कि मेरे मन में चल रहा है क्या चीज़, तो ए और A+B लिखूँ, ठीक है। तो मैं कैसे लिखा हूँ, मैं आपको कैसे बताया हूँ, तो मैं आपको बताया हूँ लिख के। तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मल्टीमीडिया। मेरे मन में चल रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग कर दूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर दूँ। तो आपको सुना रहा हूँ तो किस चीज़ के माध्यम से, यानी कि साउंड, यानी कि म्यूजिक के माध्यम से, यानी कि ऑडियो के माध्यम से, यानी कि ऑडियो रिकॉर्ड करते हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है। तो ऑडियो भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मल्टीमीडिया। वीडियो, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, आप अपनी सोच को, आप अपने थॉट को, ठीक है, आप अपने आइडिया को जिस भी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो हो जाएगा मल्टीमीडिया। तो कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, तो हम चीज़ों को लिख कर समझा सकते हैं, वीडियो बनाकर समझा सकते हैं, इमेज के माध्यम से समझा सकते हैं, कुछ एनिमेशन करके समझा सकते हैं। एनिमेशन क्या होता है, कई सारे वीडियो देखिएगा जिसमें एनिमेट करके आता है, ठीक है। एनिमेशन थोड़ा आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। एनिमेशन के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो मैं तो मेरे सिस्टम में कहीं पे रखा होगा, लेकिन खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बताया हूँ क्या चीज़ में, तो इसका जो डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा ना उसमें आपको मैं डिटेल में बताया कि एनिमेशन क्या होता है। लेकिन आप समझ जाइएगा कि एनिमेशन क्या होता है कि जो 2-3 चीज़ होता है ना वो एनिमेट करके आता है, ठीक है, तो वो एनिमेशन होता है। ग्राफिक्स क्या होता है कि मान लेते हैं कि मल्टीमीडिया कितने प्रकार के, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच में मल्टीमीडिया और ऐसे कर देंगे और इसको ग्राफ बना देंगे। सबसे पहले क्या चीज़ आता है, सबसे पहले टेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, ठीक है, T for टेक्स्ट। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, तो सेकंड में यहाँ पे ऑडियो है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑडियो, ठीक है। चलिए,
और क्या आता है, फोर्थ में आपका क्या आता है, तो ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वीडियो है, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो लिख देंगे। फिफ्थ में क्या आता है, तो इमेज है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इमेज। तो इस तरह से जो भी ग्राफ बनता है ना, इसी को बोला जाता है ग्राफिक्स। यानी कि आप ऐसे समझ के मल्टीमीडिया क्या होता है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को लोगों तक जिस माध्यम से पहुँचाते हैं वो माध्यम क्या हो जाता है, वो होता है मल्टीमीडिया। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। जो आजकल जो भी आप कंप्यूटर देख रहे हैं, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात कीजिए, लैपटॉप की बात कीजिए, डेस्कटॉप की बात कीजिए या फिर लैपटॉप की बात कीजिए, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो मार्केट में आपके सामने आएगा। जी नहीं, इसके पीछे बहुत सालों का रिसर्च हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग काम किए, तब जाके ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं वो आपके सामने आया। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो कंप्यूटर आया था वो आया था अबेकस। ठीक है, ये आया था 16वीं सेंचुरी में, ली यू चेन ने बनाया था। इसमें क्या होता था, इसमें वर्ल्ड का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, इसमें क्या केवल काउंटिंग होता था। ठीक है, उसके बाद में काउंटिंग यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे जो भी काउंटिंग होता है, काउंटिंग करने का काम आया। उसके बाद में नेपियर बोन्स आया, ये आया था 1617 में, ये जॉन नेपियर ने बनाया। इसमें क्या है कि 3 काम कर सकते थे, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा डिवीजन और तीसरा स्क्वायर रूट, यानी कि गुना और भाग और स्क्वायर रूट का काम कर सकते थे। ठीक है, 3 ही काम। उसके बाद में आया पास्कल लाइन, ये आया था 1642 में। ये आया था, ये कौन लेके आया था, तो ये लेके आए थे ब्लेस पास्कल लेके आए थे। और इसका काम क्या था, तो इसका काम था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाव करने वाली ये डिवाइस थी। उसके बाद में आपका एडिंग मशीन, ये आया था 1623 में, ये विलियम सिकार्ड ने लेके आया था। और इसमें क्या कर सकते थे, ये पहले ऐसा डिवाइस था जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मैकेनिकल मतलब क्या कि ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यानी कि इसमें क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, घुमाने वाला पार्ट होता था, यानी कि मूविंग पार्ट। कई सारे गियर लगे होते थे जो कि हाथ से चलाना पड़ता था। कई सारे इसमें है ना बहुत सारे लकड़ी कुछ लगा दिया जाता था जिससे हाथ से चलाया जाता था। तो इसी को बोला जाता है कि ईयरली के शुरुआती दौर का क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उसके बाद में जो आया डिफरेंस इंजन, ये आया था 1822 में, जो कि चार्ल्स बेबेज ने लेके आया। इसमें क्या था कि ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यानी कि ऑटोमेटिक। इससे पहले काम को एक काम को करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऑटोमेटिक कर दिया गया, जो कि बड़े बड़े टेबल, छोटे मोटे टेबल जो हुआ करता था वो इसमें पॉसिबल था बनाना। ठीक है, उसके बाद में एनालिटिकल इंजन, जो कि 1833 में आया। ये कौन लेके आए, तो ये लेके आए चार्ल्स बेबेज ने लेके आए। और इसका जो काम था, ये देखिए यहीं से क्या हुआ, कंप्यूटर में क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहीं से क्या हुआ कि आजकल जो भी आप कंप्यूटर देख रहे हैं वो इन्हीं का देन है, यानी कि चार्ल्स बेबेज का ही देन है। इनके मन में कॉन्सेप्ट आया कि सबसे पहले इनपुट देंगे, ठीक है, उस पर प्रोसेस होगा, तब जाकर आउटपुट होगा। तो आज का जो भी कंप्यूटर है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक को देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं बैकअप करा रहा हूँ, तो फिर से बता दूँ कि डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ इतना समझिए कि पूरे एकदम बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो उसके बाद में टैबलेटिंग मशीन आया जो कि 1880 में आया, जो कि हरमन हेल्ड्रेथ करके नाम था, वो लेके आया। जिसमें क्या था कि पंच कार्ड लगाया जाता था। और ये क्या था कि यूएस के सेंसस, यानी कि यूएस के जनगणना, जो जनगणना 10 साल में होता था, मतलब कई साल लगते थे, वो कुछ महीनों में ही इस मशीन से कर दी है। ठीक है, मार्क 1 आया जो कि 1944 में आया, जो कि IBM और हार्वर्ड दोनों के बीच में, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट था और IBM टेक्नोलॉजी यानी कंपनी है, तो दोनों मिलकर बनाए थे, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि कुछ पार्ट जो था इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाला और कुछ पार्ट मैकेनिकल, दोनों से चलने वाला था। उसके बाद में इन्हें का आया जो कि 1946 में इकार्ट एंड मोकले दोनों दोस्त थे, तो दोनों मिलकर बनाए थे, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला एक कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद में आपका एडसेक आया था 1949 में। तो ये जो बनाए थे मॉरिक विल्कस ने, जो कि पूरी तरह से प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर थे। यानी कि इससे पहले क्या हुआ करता था कि हर काम के लिए अलग काम करना पड़ता था और उसकी जस्ट बात हर काम के लिए रीसेट करना पड़ता था कंप्यूटर को। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रोग्राम को स्टोर कर दिया गया। ठीक है, प्रोग्राम स्टोर कर दिया गया ताकि हर काम के लिए बार बार कंप्यूटर को रीसेट ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद यूनिवेक 1 आया जो कि आया था 1951 में, जो कि इकार्ट एंड मोकले, जो कि ये कंप्यूटर बनाए थे, ये इकार्ट एंड मोकले, यही दोनों ये भी कंप्यूटर बनाए, जो कंप्यूटर क्या था कि फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रो कंप्यूटर था, यानी कि दुनिया का जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था जो कि मार्केट में उतारा गया, बेचने कमर्शियल यूज करी, यानी कि मार्केट में यहीं से कंप्यूटर को बेचना शुरू कर दिया गया था। ठीक है,
तो ये रहा टोटल का टोटल कंप्यूटर का हिस्ट्री। आजकल आप जो भी देख रहे हैं वो यही सब, ये जो क्या है कि इसी कंप्यूटर का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था क्या चीज़, तो लास्ट जो टॉपिक है, इसके बाद में कोई टॉपिक नहीं है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर कंप्यूटर लेने जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि 10 जनरेशन चाहिए, 7 चाहिए, या फिर 12 चाहिए, 13 चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि केवल करो 5th जनरेशन अभी चल रहा है, तो ये कैसे हो गया। तो जो सबसे पहला जो जनरेशन आया था जिसका नाम क्या था, सबसे पहला जो जनरेशन आया था वो फर्स्ट जनरेशन था, जो कि चला आपका 1946 से लेकर 1956 तक। इसमें क्या लगाया गया था, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया था, जो कि बहुत लार्ज था, बहुत बड़ा था, स्लो काम करता था, बहुत ये लॉट ऑफ हीट यानी कि बहुत हीटिंग का प्रॉब्लम इसमें आता था। और इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया था वो 0 और 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। इसी के जस्ट बाद आया आपका सेकेंड जनरेशन, जो कि 1956 से लेकर 1963 तक चला, जिसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, कंप्यूटर थोड़ा सा छोटे हो गए, यानी कि एक कमरे के बराबर हुआ करते थे, तो ये थोड़ा सा छोटे हो गए, हल्के हो गए, थोड़ा सा कम हीट होता था। और उसी के साथ ये क्या था कि असेंबलिंग, इसमें क्या यूज हुआ था, असेंबलिंग लैंग्वेज। ये इसमें कौन सा लैंग्वेज, तो इसमें बाइनरी यानी कि 0 और 1, और इसमें असेंबलिंग लैंग्वेज को यूज किया गया था, जो कि काफ़ी रिलायबल था, ठीक है। इस जनरेशन से काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में आपका थर्ड जनरेशन चला, जो कि 1964 से लेकर 1971 तक चला। इसमें जो यूज किया गया था आईसी, यानी कि आईसी अभी भी यूज हो रहा है, ठीक है। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसमें जो यूज किया गया था आईसी टेक्नोलॉजी को, ठीक है, जो कि काफ़ी छोटे हो गए, फास्ट काम करने लगे। और इसमें 2 लैंग्वेज को यूज किया, कोबल एंड फॉर्टन, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया गया था। कोबल बिजनेस के लिए यूज किया गया था, और फॉर्टन जो था वो ये साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर लोगों के लिए ये सब यूज किया गया था, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आज देख रहे हैं, यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, डेवलप हुआ था। उसके बाद में आपका 4th जनरेशन चला, जो कि 1971 से लेकर प्रेजेंट यानी कि अभी तक। इसमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर को लगा दिया गया है। यहाँ पे ये क्या था कि बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब, बड़े बड़े यहाँ पे देख रहे हैं ना, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर को लगाया गया, आईसी को लगाया, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि एक ही आईसी में कई सारे माइक्रो प्रोसेसर हो गया। और जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कंप्यूटर काफ़ी छोटा हो गया, है ना। आप देखिए ना, एक ही क्या होता है, एक ही सीपीयू में सारी चीज़ को एक जगह पे रखा गया। और यहीं से क्या हुआ कि पीसी का निर्माण, पीसी का जो है ना इंक्रीज, यानी कि पीसी का बढ़ोतरी यहीं से होना शुरू हो गया था, ठीक है। 5th जनरेशन जो कि प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक चलने वाला है, ठीक है, जो कि 5th जनरेशन है, यानी कि प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक चलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या, कौन सा टेक्नोलॉजी, तो इसमें एआई टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने नाम भी सुना होगा। जैसे कि आप क्या चाहिए, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ गया, ठीक है, रोबोटिक्स आ गया, ये मशीन लर्निंग आ गया, बहुत सारा चीज़ ऐसा आ गया जो कि एकदम इंसान की तरह काम करता है। जैसे कि आप अगर, जैसे कि हे श्री का नाम सुने होंगे, जैसे कि एप्पल के फ़ोन में होता है, या फिर ये एंड्रॉयड के फ़ोन में क्या मिलता है, तो गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाएगा, तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज को समझ जाता है। तो ये क्या है कि हर लैंग्वेज को, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने लगा, जो कि पहले जनरेशन में क्या था कि हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर नहीं समझता था, वो या तो 0 नहीं तो 1, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को। उसके बाद आपका कौन सा लैंग्वेज, तो असेंबलिंग लैंग्वेज, जो कि काफ़ी इससे थोड़ा सा आसान हुआ। उसके बाद में कौन सा लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज, इससे थोड़ा सा आसान हुआ। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होता है, यानी कि एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं क्या चीज़, तो ये रोबोट काम करते हैं, यानी कि जो भी पर्ची को होता है वो इधर से उधर करने काम करते हैं। उसी के साथ क्या करते हैं कि बहुत सारे ना सफाई का भी रोबोट आ चुके हैं। जैसे कि मशीन को क्या है कि अलग अलग, जैसे कार का भी असेंबलिंग का काम क्या करते हैं, तो रोबोट काम करते हैं। जैसे कि आपने आउट ऑफ कंट्री में भी देखा होगा, रील वगैरह में देखा होगा कि क्या करते हैं, तो कुछ ऐसा ड्रोन होता है जिसमें अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पार्सल करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी डिलीवरी अगर मंगवाते हैं, तो क्या होता है कि रोबोट जाते हैं, यानी कि ड्रोन के थ्रू जाता है, आप कार्ड लगाते हैं, पैसा पेमेंट करते हैं, वो डिलीवर्ड को क्या वहाँ पे क्या करता है कि वो पार्सल को डिलीवर्ड करते हैं, और वो क्या करते हैं वहाँ से जहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किसका कमाल है, तो एआई का कमाल है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल फंडामेंटल का, यानी कि 25 से 26 रोज़ का क्लास केवल और केवल एक दिन में हम लोगों ने देख लिया। तो अगर आप पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उसी को समझ में आएगा जो क्लास को रेगुलर किए होंगे, तो अगर आप डिटेल क्लास देखना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे, फंडामेंटल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाइए उस पर चेक कीजिए, हर एक टॉपिक के बारे में डेडिकेट वीडियो मिल जाएगा। बस 1 से 2 घंटे का समय निकालिए, 1 से 2 क्या 3-4 घंटे का समय निकालिए, उसको आराम से आप चुपचाप बैठ के आराम से कान में ईयरफोन ईयरबड जो भी लगाना लगा लीजिए, केवल और केवल सुन लीजिए। उसके बाद में इस वाले क्लास को अटेंड कीजिए,
तब जाकर क्या होगा कि आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ पूछताछ करना, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि इतने सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में देता हूँ, है ना, तो आपको क्या हो कि टाइम टू टाइम मिलता रहे, है ना। तो मिलता रहूँगा आप लोगों से इसी तरह के अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपिक में। एक बार और बता दूँ कि अगर आप पूरे कोर्स करना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगा, है ना। जाइए उस पर चेक कीजिएगा, यानी कि आप फंडामेंटल अभी किए हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट सूट कीजिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, फिर टैली प्राइम कीजिए, जीएसटी कीजिए, ईमेल इंटरनेट कीजिए, डीटीपी में फोटोशॉप कोरल ड्रॉ, है ना। तो क्या है कि जाइए चैनल पे चेक कीजिए, और यही चीज़ बोलूँगा कि सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपिक में। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।